हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका मेरे प्यारे बच्चों 9th क्लास है हमारी, और 9th क्लास में हम लोग आर्ट एंड कल्चर का एक पार्ट लेके आए हैं। अरेंजमेंट लेक्चर है मेरा, और आर्ट एंड कल्चर का एक पार्ट में हम लोग जो मुगल कालीन लघु जो आपकी चित्रकला है उसकी हम बात करेंगे। तो बेसिकली मुगल एम्पायर टाइमिंग में जो भी आपका आर्ट्स फाइन हुई है, उस आर्ट्स को लेकर हम लोग थोड़ा सा जानने के प्रयास करेंगे कि स्टार्टिंग कम है, कौन कौन से उसमें पेंटिंग की गई, किस तरह का चित्रकारी थी। इन सब चीजों को हम लोग आपका गौर करके आपका देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए, मुगल चित्रकला में हम चल रहे हैं, और सबसे पहले आप देखिए, मुगल चित्रकला की हम अगर बात करें तो थोड़ा सा एक चीज आपको अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। मुगल चित्रकला की वो क्या है? ये लघु चित्रकला शैली है जो 16वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी के मध्य तक है। ऐसी है जो 16वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी के मध्य तक है, यानी कि 60वीं सेंचुरी से लेकर 90वीं सेंचुरी के बीच में जो भी आर्ट फैली है वो आपका बेसिकली आप कह सकते हैं कि मुगल एम्पायर जो थे उनके समय में ये काफी आपकी बड़ी है और हमको देखने के लिए मिली है। भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुई यह चित्रकला परिष्कृत तकनीक यानी कि जो आपका फिल्टर टेक्नोलॉजी, विषय वस्तु की विविधता के लिए जानी जाती है। मुगल चित्रकला कई परिवर्ती चित्रकलाओं शैली में भारतीय चित्र के प्रेरित, जिनके कारण भारतीय चित्रकला में मुगल चित्रकला शैली एक विशिष्ट स्थान रखती है। कैसी एक आपका विशिष्ट स्थान रखती है? तो मुगल शासक विभिन्न कला रूपों में संरक्षित थे। प्रत्येक मुगल उत्तराधिकारी ने अपना रुचि और अपनी पसंद के आधार पर सुलेखन चित्रकला, वास्तुकला, किताब बनाना, पुस्तकें चित्रित करना आदि के विषय में अपना योगदान दिया। उन्होंने वहाँ कलाओं की चित्रशाला एरियल में गहरी रुचि ली, अभूतपूर्व शैली का पालन पोषण और आपका वहाँ तकनीकी कला पर स्थित गतिशीलता प्रदान की और उसे नई ऊंचाइयों पर ले। कैसे ले गए उनको? नई हाइट्स में ले गए। अतः मुगल कालीन चित्रकला को समझने के लिए मुगल कालीन राजनीति और वंशावली पर ध्यान रखा जाता है कि भाई किसके समय में कौन सी कला चली है, प्रचलित हुई, कैसी चित्रकारी रही, कैसी शैली के रूप में डेवलप हुआ, कहाँ कहाँ पर कौन सा एरिया विकसित था। इन सब को देखा गया और इन सब पर बात की गई कि इनमें प्रमुखता कैसी शैली रही, ये सब पर बात की। क्लियर है? देख लिया। मुगल चित्रकला पर विभिन्न प्रभाव। मुगल लघु चित्रकला को देशीय विषय वस्तु चित्र शैली, फारसी शैली व उसके बाद यूरोपीय शैली में मिश्रित रहा। तो सबसे पहले कैसी थी? देसी वस्तु वस्तु थी, यानी कि देश के अंदर जिस प्रकार की वस्तु वस्तु, यानी कि आप कह सकते सब्जेक्ट ऑफ थीम उसकी क्या थी? देश के अंदर की चीजों को पेंटिंग करना, किसी इमारत को बनाना, राजा या कह सकते हैं मुगल बादशाहों के दरबार में बैठे उनकी फोटो चित्रांकन इत्यादि करना, ये शैली इस कला में फैली। उसके बाद फारसी शैली में भी इसका कुछ मिक्सचर हो गया, और फारसी शैली के बाद उसके बाद यूरोपियन भारत आए तो यूरोपियन शैली का भी आपका मिक्सचर हो गया। इस काल के कलाओं में देसी व विदेशी प्रभाव के घुलने मिलने की झलक दिखाई देती है। कह रहे ये आप अगर इस चित्रकला को देखोगे तो उसमें झलक दिखाई देगी, कुछ आपको यूरोपियन लगेगी, कुछ फारसी लगेगी, कुछ भारत के समय में जो विकसित हुई मुगल कालीन रूप में आपको भी दिखाई देगी, कुछ आपको अलग दिखेगी। मुगल चित्रकला शैली अपने चरम इस्लामिक, भारतीय और यूरोपियन सांस्कृतिक सौंदर्य के अति परिष्कृत मिश्रण के रूप में आपका प्रस्तुत की गई है। मिश्रित शैली वाले चित्र को देखते हुए इस काल में निर्मित कलाकृतियों में संबद्ध खजाने पहले से ही चली आ रही है, और उस कलाओं को परिष्कृत मूल ईरानी शैली में काफी विकसित की गई। शैली का महत्व, संरक्षित उद्देश्य, प्रयास, कालों के बेजोड़, भारत की निहित और अद्वितीय चित्रकला शैली, कलाओं व इनके संरक्षण,
दोनों के दार्शनिक विचार और अभिरुचि, विश्वास और इन सब के रूप में हम लोग इनको आपका देख रहे हैं, बात कर। क्लियर है? देख लिया? आगे बढ़े। मुगल दरबार में कला अधिक औपचारिक हो गई क्योंकि वह कार्यशाला थी। कार्यशाला में ईरानी बुलाए गए चित्रकारों को शामिल होते हैं, जिसके परिमाण स्वरूप, इसके रिजल्टेंट यानी कि परिणाम स्वरूप विशेष रूप से अपने आरंभिक वर्षों के दौरान मुगल चित्रकला शैली भारतीय ईरानी शैली में अति सुंदर और समाजपूर्ण हुआ। मुगल कालीन चित्रकला श्रेष्ठीय भारतीय ईरानी और दोनों मूल चित्रकला के अलग अलग चित्रकारी शैली में विशिष्टता के विवेकपूर्ण मिलन करने से उपलब्ध हो सकी। चित्रों में मुगल शैली के निर्माण और उसके कलात्मक शिखर तक पहुंचाने में इन्होंने आपका महत्वपूर्ण योगदान दिया। कैसा दिया इनको वहां तक पहुंचाने में? आपका महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुगल चित्रकला में सुलेख, चित्रकार, सजदा, मुचली यानी कि सोना करने वाले और समय के साथ आलोचक, हस्तियां और शासक चित्रों में दर्ज किए गए। ये सिर्फ एक शाही परिवार के सदस्यों को देखने के होते थे। ये चित्रकारी आपका शहरी व्यक्तियों के मानसिक संवेदनशील के अनुकूल चित्रित थे, जो पांडुलिपि के एक अहम भाग होते थे। भारत में कला व चित्रकला की परंपरा, साम्राज्यिक ऐतिहासिक जड़ों के बारे में पहले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं। भारत की सुप्रसिद्ध मुगल चित्रों में से विकास कई चित्रकला शैली आपसी आदान प्रदान के संदर्भ में देखा जा सकता है। ठीक, भारतीय ईरानी समकालीन चित्रकला शैलों को समावेश किया गया था। इस चित्रकला शैली का विकास एकात्मक नहीं हुआ, बल्कि सामान्य मौजूदा विभिन्न कलाओं में शैली का प्रत्यक्ष जो मोल झोल के रूप में हमें यह पल्लवित हुआ। मूल भारत की मूल चित्रकला के साथ एक विद्यमान थी चित्रकला शैली, एक दूसरे से प्रभावित किए गए, और इन सब चीजों को हमने आपका इसके अंतर्गत देखा। आगे बढ़े। भारत में प्राक मुगल शैली और उसके समांतर देसी चित्रकला शैलियों में अपनी विशेषता थी। उनका सौंदर्य बौद्ध उद्देश्य से निहित था। मूल भारतीय चित्रकला शैली सपाट परिदृश्य का रेखांकन, बहुरंग योजन, आकृति वास्तु का स्पष्ट रूपन जोर था। मुगल शैली दृश्य तकनीक, आकृतियों का चित्रयामी चित्रण से निर्मित यथावादी यानी कि ऑप्टिकल रियलिटी चित्रण पर था। शाही दरबार, शाही व्यक्तियों की छवि का चित्रण, पौधों, जीव जंतुओं को यथावादी चित्रण मुगल चित्रकला के वस्तु विषय में इस प्रकार भारत में उस समय मुगल चित्रकला शैली का एक नूतन परिष्कृत उभरी हुई शैली के रूप में हमें यहाँ सब कुछ अच्छे रूप से दिखाई देता है। हम उसको देख सकते हैं। ये शैली चित्रकला किस प्रकार की है और ये कैसे कैसे बढ़ रही है, इस शैली चित्रकला को हम लोग देख सकते हैं। देख लिया। मुगल संरक्षक ने अपनी विशिष्ट कलात्मक दृढ़ताओं और विषय रुचि, दार्शनिकता, बौद्ध सौंदर्य और संवेदनशीलता के आधार पर मुगल चित्रकला शैली का विस्तार किया है। इस अध्याय में आप अगले कालक्रम में मुगल चित्रकला शैली और विषय की चर्चा करेंगे। इन शैली की चर्चा या विषय आपको इसमें दिखाई देगा। क्लियर है? देख लिया आपने? आगे बढ़े। प्रारंभिक मुगल चित्रकला। प्रथम मुगल शासक के में बाबर वर्तमान में उज्बेकिस्तान से 1526 में भारत आए, और आपको पता है 1526 में ये पहली बार भारत आते हैं और पानीपत का युद्ध लड़ते हैं। वह तैमूर और चराई घाट के तुर्कों के वंशज था। ईरान के मध्य एशिया में संस्कृति और सौंदर्यपूर्ण संवेदनशीलता का मिश्रण किया है। विभिन्न कलाओं के रूप में बाबर की सक्रियता रुचि है। उनकी व्याख्या थी एक विद्वान और कला परखी और पांडुलिपियां
वह वस्तुकला का उदाहरण संरक्षण आदि के तौर पर थी। उसकी आत्मकथा बाबरनामा सम्राट की राजनीतिक गतिविधि और कलात्मक जुनून के विस्तार विवरण था। बाबरनामा उस प्रेम का आशक्स दिखाई देता है जो एक विदेशी के तौर पर भारत के लिए बाबर के मन में था। सभी घटनाओं का उत्साहवाहक विस्तार से लिखने के कारण बाबर ने स्मरणों को दर्ज कराने की परंपरा स्थापित की। बाबर ने क्या प्रयास किया कि जो कहानियां हमारे साथ हुई हैं या हम कैसे उज्बेकिस्तान से भारत आए, वो सारी कहानियों के स्मरण यानी कि वो चीजें हमें याद रहें, उनको चित्रांकित करवाने, उनको लिखवाने का प्रयास किया। बाबरनामा लिखी गई। ठीक, क्या क्या उन्हें बाबर ने स्मरणों को दर्ज कराने की परंपरा स्थापित की, जिससे भारत में उत्तराधिकारियों का अनुकरण अनुकरण मतलब उसको फॉलो कर सकें। तो अनुकरण किया। शाही चित्रकला शैली में पुस्तकें एवज सुलिखित नहीं थी बल्कि चित्रित भी की गई थी। ये बहुमूल्य पुस्तकें संग्रहित और शाही परिवार के सदस्यों में भेंट की गई थी। उनके योग्य और उनका महत्व को समझते हैं। छवि चित्रण बाबर में गहरी रुचि का जिक्र है और उसके स्मरणों में भी ये सारी चीजें मिलती हैं। उनके स्मरण और चित्रकला का उल्लेख बेजहाजादा का जिक्र आता है और बेहजादा सुंदर चित्र होते हैं और चेहरे के लिए उत्तम चित्रण है। कैसा है ये चेहरे के लिए उत्तम चित्र? देखिए किस तरीके का सुंदर अलंकरण आपको दिखाई क्लियर है। अब देखिए, अगर आप बाबर की शैली को चित्रकला को देखोगे, ईरान और मध्य एशिया के मध्य जो चीजें थीं, उनको उसने शैली चित्रकला के रूप में भी विकसित कराने का प्रयास किया। क्योंकि आप जानते हैं उसने अपनी आत्मकथा लिखी जिसका नाम था बाबरनामा। बाबरनामा में वो सारे राजनीतिक गतिविधि और वो आपके कलात्मक उदाहरण उदाहरण हैं जो उनकी आने वाली पीढ़ियां उनसे सीख सकती हैं, पढ़ सकती हैं, समझ सकती हैं कि किस प्रकार का उदाहरण है। बाबरनामा ने उन सबको संरक्षण कराया और उसने एक परंपरा शुरू की क्योंकि हम अपने समय को, इतिहास को, अपने टाइम को, अपने स्मरण को हम लोग लिख सकें ताकि आने वाली पीढ़ियां उनको सीख सकें, देखकर समझ सकें कि ये किस प्रकार का स्मरण था। ऐसा करने का उन्होंने आपका प्रयास किया और प्रयास बहुत हद तक सफल रहने की भी उम्मीद हमें इसमें आपकी लगातार दिखाई भी दे रही है। क्लियर है? और हम उसको देख भी सकते हैं कि भाई किस प्रकार की ये सारी चीजें, ठीक है। और सुंदर चित्रण और एक एक करके चित्रण की कथा, उनकी चीजों को हम लोग बड़े अच्छे रूप से हम इनको समझ सके कि क्या कुछ कैसे। देख लिया, आगे बढ़े। बल्कि दोहरी डंडियों वाले चेहरों में काफी लंबे और दाढ़ी का आकर्षक चित्रण था। कैसा था? दाढ़ी का चित्रण था। लिहाजा ईरानी चित्रकला का शैली मुख्य चित्रकार था। ये ईरानी चित्रकला का मुख्य चित्रकार के रूप में इसकी गिनती होती थी। हेरात यानी कि वर्तमान का अफगानिस्तान में स्थित था। हेरात जो शहर है वो अब हेरात जो है वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित है। उत्कृष्ट समायोजन, आकर्षक रंग, छठ के लिए जानना पड़ता है। चित्रकार के तौर पर मुजफ्फर शाह का भी जिक्र आता है जिसे बाबर के सजा आकर्षण चित्र करने वाले उत्कृष्ट चित्रकार मानते हैं। हालांकि बाबर भारतीय भूमि में ज्यादा समय तक रहने का अवसर नहीं मिला। जल्दी ही उसकी आपका मृत्यु हो गई। उसके उत्तरदायित्व ने भारत को अपनाकर उसे शासन किया। बाबर का पुत्र हुमायूं 1530 में भारत की शासक नियुक्त हुआ और दुर्भाग्यवश प्रतिकूल राजनीतिक स्थितियों की वजह से जीवन में काफी उतार चढ़ाव आया। अफगान शासक शेर खान शेरशाह की गद्दी पर बैठा और यूं ही पार्शव यानी कि पारसी सफी दरबार में वे शासक तमाम में शरण ली और इसी घटना को राजनैतिक शासन की
अगौरव शैली है, परंतु पांडुलिपि व चित्रकला के इतिहास में हुमायूं का सफीवा दरबार के शरण लेना सौभाग्य था। इसी निर्वास के दौरान तमाम दरबार में पांडुलिपि चित्रण व लघु चित्रकला शैली की अपूर्व आकर्षण परंपरा उसमें पहली बार साक्षात हुआ। कुशल चित्रकार शाही तमसा में बनाए गए चित्रों को देखकर हुमायूं काफी प्रसन्न हुआ। शाह तमसा की सहायता से ही उसने 1554 में काबुल में अपना दरबार स्थापित किया। हुमायूं ने राजनीतिक, सांस्कृतिक और कार्यपथ को आगे बढ़ाते हुए उदार मिलाना और शासक के रूप में अपनी पहचान बनाई और दरबार में चित्रण और चित्रकला से काफी प्रभावित था। भारत में ऐसी कार्यशैली निर्मित में अक्षम रखा जो भारत में अपना शासन पुनर्स्थापित कर सके और मुख्य चित्रकारों में अपना दरबार में बुलाया। दो फारसी चित्रकार मीर सैयद अली और अवध मसंद अपने दरबार स्टूडियो स्थापित करने के लिए शाही चित्रकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये दोनों चित्रकार विशेष रूप से छवि चित्र के लिए जाने जाते थे और इन्हें विशेष सम्मान प्राप्त था। छवि चित्र जैसे व्यक्ति की छवि है उस तरीके से रूप में छापते थे। जैसे ये देखिए, ये उन्होंने उस प्रकार के चित्र को बनाया है। तो तूतीनामा लड़की और तोता को यहाँ दिखाया गया। ये देखिए, इस तरीके से सुंदर आकृति के रूप में आप इस पेंटिंग को देख सकते हैं। इस चित्रकला को आप देख सकते हैं कैसी चित्रकला। देखिए, बहुत खूबसूरत पेंटिंग आपने देखी। अब थोड़ा आप इस समय की जो चित्रकला है, बाबर के पुत्र हुमायूं ने अपने कैसे यहाँ शासकों को नियुक्त किया, कैसे पेंटिंग और सूफीवाद के रूप में चला और कैसे सूफीवाद को आगे बढ़ाते हुए उसने चित्रकारों को तमाम को तराशा और अपने दरबार में राजनीतिक चित्रकारों को किस प्रकार से बढ़ाया और शरण दी। आप इसको देख सकते हैं। आपके चित्र के माध्यम से इसको दिखाने का प्रयास किया गया। क्लियर है? आप उसको देख सकते हैं। पुस्तक प्रेमी विवेकशील हुमायूं का शासनकाल चित्रकला और सुलेख काल के लिए जोरदार संरक्षण के साथ शुरू हुआ। उसके शासनकाल में बहुत सारे चित्र और लिखता हुआ दस्तावेज मिले हैं। इसके साथ ही प्रमाण किया है कि हुमायूं किस प्रकार के शासक के रूप में सामने उभरा और कैसे कैसे उसने कलाओं को, चित्रकलाओं को संरक्षण दिया और बहुत सारे उस्ताद मंसूर जैसे चित्रकार उसके समय में थे और बहुत बड़ी चित्रकला के रूप में उस समय चित्रकारी उभर कर सामने आई। इसको हम देख सकते हैं और कलात्मक संग्रह और शाही चित्रकला बनाने में गहरी रुचि थी। हुमायूं की कलात्मक अभिरुचि के संकेत देते हैं। इसके साथ ही उसे कला परखी व्यक्तित्व की झलक भी दिखाई देती है। निगाह कारखाना स्थापित किए जो पुस्तकालयों का ही हिस्सा था। भारत में उसकी चित्रकलाओं में आकार, प्रकार, चित्रकार में सर्वविस्तृत जानकारी मिली और हफ्ज़ानामा का चित्रण भी उसने शुरू कराया। उसके पुत्र और उत्तराधिकारी अकबर ने भी इस चीज को जारी रखा। तो देखिए, बाबर और बाबर के बाद हुमायूं यानी कि हुमायूं के बाद अकबर ने भी इन सारी चीजों को अपना चित्रण जो है उन्होंने जारी रखा कि भाई आखिर में किस तरह से ये सारी चीजें हैं और किस तरह से ये सारी चीजें बनी रहेंगी। इनको आप अच्छे से देख सकते हैं और कैसी चित्रकला है जो इस संरक्षित रूप में आपको मिली है। जब हम मुगलकालीन लघु चित्रकला शैली को दौर में एक असाधारण चित्र स्प्रेज ऑफ हाउस ऑफ तैमूर 1545 से 50 का अध्ययन करते हैं तो आप उसका आकार, जटिल संरचना और उसके ऐतिहासिक छवियों के चित्रण को देख सकते हैं। और आश्चर्यचकित बात यह है कि यह अब्दुल मसाद रसद कपड़ों को जलीय रंग का चित्रण किया गया है और शाही परिवार में सम्मानित संग्रही संरक्षित चित्र में आने वाली विभिन्न कला और मुगल
वंशों की मूल चित्रकला को चित्रित किया गया है। हुमायूं काल में चित्रित इन चित्र को दोबारा बनाया गया है। जहांगीर और शाहजहां के चित्रण की छवि में काफी सम्मानित, और ये सारा मुखर रूप से आपको दिखाई देता है। खुले परिदृश्य चित्र, पेड़ पौधे, जीव जंतु और शाही शादी मुगल वंश पूर्वज के चित्रण किया जाता है। उसका अनुकरण हुमायूं के बाद भी जारी रहा। हुमायूं के प्रकार में चित्रों के संरक्षण इसमें प्रमुख दिखाई दिया। चित्रों का प्रारूप, विषय वस्तु, आकृति, रंग संयोजन पूरी तरह से फारसी शैली में थे। इस बिंदु को हम कह सकते हैं कि चित्रण शैली विशेष प्रकार की नहीं थी। जल्द ही शैली का प्रवाह भाषा बदलनी शुरू हो गई और विकसित होती गई। अनूठी मुगल शैली के साथ विशिष्ट अभिरुचि या शैली इस रूप में फैली और बढ़नी शुरू हुई, जिसको हम लोग आप इसमें देख रहे हैं और इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये शैली किस रूप में फैली होगी। अब आप देखिए, ग्वालियर किले का निरीक्षण करते हुए बाबर के भूरे नामा को इसमें दिखाया गया है। ये किला है ग्वालियर का, और इस किले को निरीक्षण करते हुए इसमें दिखाया गया है। देखिए, ये बाबर आ रहे हैं और यहाँ इनको रियल टाइम पेंटिंग के साइज को दर्शाया गया है। देख लिया, तो इतना आपको इसमें दिखाई देगा और पूरी विषय वस्तु को दर्शाया गया है। देखिए किस तरह की पेंटिंग है, बहुत सुंदर तरीके से उनका अलंकरण और एक एक चीजों को उनमें ध्यान में रखा गया है कि किस तरह की पेंटिंग है, किस तरह की उनकी सजावट है। ये आप इसमें अच्छे से देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, इतना आप लोगों ने देख लिया, जानने का प्रयास किया। फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।